बताएं इस पे क्या मसला जी हुक्म करो। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये सर एक सेकंड पहले ऑक्टागन से शुरू कर लें। ऑक्टागन में तो नहीं है मसला? ऑक्टागन माइंड अप हो गया सर? ऑक्टागन में जरा बता दें ये लोन का ब्रेकअप कैसे हुआ? ऑक्टागन में लॉन्ग टर्म लोन का ब्रेकअप हुआ, ये समझ आ गया? लोन 350 मिलियन था, उसमें से अगले साल कितना देना? तो अगले साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी? क्या 15 से शुरू कर लेते हैं। ये थोड़ी सी चेयर डिस्टर्ब कर लेंगे, फिर बोर नहीं करना। और आप लोग इस तरह करना, बहुत ज़रा से। तो ये सर ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी। तो 70 मिलियन था 5, तो 350 डिवाइड बाई 5, तो 70 करंट पोर्शन बनता है और बाकी 280 नॉन करंट पोर्शन बनता है। ये ठीक है जी, 70 और 280। और इसके अलावा पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर की तो कल शायद बात होगी। लास्ट जो बिल है, जो लास्ट बिल नहीं, मतलब इसमें इशू है वैसे बता रहा हूँ। इंटरेस्ट पेबल सारा का सारा क्यों है? मेरा ख्याल है वो इंस्टॉलमेंट के साथ पे होना, तो वो इंस्टॉलमेंट अभी एक अगले साल पे होंगी, तो 11 महीने का पेबल है इसमें। और इसके अलावा जो जनरल बोरिंग्स है, एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जनरल बोरिंग्स की जो फाइनेंस कॉस्ट है, इसका वही इशू है जो इस पर काफी उस दिन बहस हुई थी। क्रैशी स्टील 9 मिलियन एक था, है किसी के में? जरा क्रैशी स्टील की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढे अपने रजिस्टर में। ये थोड़ा सा चेयर करने साथ में, इसका करने साथ, बिल्कुल साथ में ला देंगे, उधर नजर नहीं आएगा। आप लोग साथ साथ कर लेंगे। समीर आप भी और कर, अपने रजिस्टर में करनी प्लीज। क्रैशी स्टील से क्रैशी स्टील का आंसर ढूंढना है रजिस्टर में। register, where is register? This is not register, my dear. Where is register? Register means register. इसमें statement of financial position of क्रैशी स्टील लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट लिया करें यार। उसमें सर ये एंड में 9 मिलियन मेरा ख्याल लिखा है, मैंने अज्यूम लिखा था शायद, क्या ब्रैकेट में लिखा था? सिमिलर वो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है। हमें ये तो पता है कि 15.4 मिलियन और 44.2 मिलियन फाइनेंस कॉस्ट है, लेकिन इसमें से कितनी पे कर दी है और कितनी नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको नहीं अगर लिखा गया आंसर में आपके पास बैलेंस शीट में, तो उसकी वजह क्या है कि वी हैव अज्यूम कि ये पे कर दी गई है। और अगर आप लिख लेंगे तो वो गलत इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्या अज्यूम कर रहे होंगे आप कि अभी पे कर रहे हैं? ठीक है, तो इसको अगर लिखा भी है तो नहीं भी लिखा है, इसके बारे में क्वेश्चन क्लियर नहीं। लेकिन ये जो बैंक लोन है 350 मिलियन वाला, इसमें इंफॉर्मेशन है कि जो इंटरेस्ट है उसमें इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे होना है।
पता है। तो देयरफॉर इसका जो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो फिर बैलेंस शीट डेट पे आपकी लायबिलिटी है, वो क्लियर है, लेकिन इसका क्लियर नहीं है। तो इसका फिर ऑल्टरनेटिवली अगर वो ट्रीटमेंट करेंगे तो अज्यूमिंग के पेबल है, और अगर नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो और कंफ्यूजन किस जगह? आप कुछ फरमा रहे थे किसी सवाल में? बाकी जो क्वेश्चन आप रिवाइज किए हैं उनमें तो नहीं कोई फाइनल इशू? कौन से रिवाइज किए हैं? रिपीट कर दें। ये जी हुक्म। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस जर्नल है, और फिर प्रोजेक्ट के लिए अगर लोन लिया गया वो स्पेसिफिक है। ऊपर लाइन नहीं पढ़ रहे आप, द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। तो प्रोजेक्ट के लिए सोर्सेज इकट्ठे किए गए, राइट शेयर्स भी है मेरा, राइट शेयर्स नहीं है, एक लोन लिया गया और फिर एक एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस है। एग्जिस्टिंग इज एन इंडिकेशन फॉर जर्नल लोन्स। सर इस वर्किंग को छोड़ दें, अपनी वर्किंग देखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये सॉल्व ही नहीं सही हुआ, तो करें। ये उस दिन किधर थे? तो जब शॉपिंग होगी तो यही होगा। ये तो मुझे भी याद है कि शॉपिंग थी उससे। देन सर इस तरह करें, यहाँ तक अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढे, उधर ही जहाँ अल्फा है। तो कई नंबर बताइएगा, जहाँ अल्फा वाला क्वेश्चन इससे पिछला पेज है 75। पेज 75 पे बल्कि इससे पीछे वाला जाए, 2 पेजेस पीछे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम क्या है? ये 2-3 क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें, लेकिन इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है स्पेन इंडस्ट्रीज। तो ये कोई ऐसे सवाल नहीं है कि जिसमें कोई नई चीज है, तो ये आप प्रैक्टिस साथ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा इशू है, लेकिन इसको आज होमवर्क रखने की बजाय पहले इस तरह करें कि कल एक टेस्ट जरा देना, यानी कि मीन्स जितना हो गया है उसकी बेस पे अपनी असेसमेंट भी करना जरा। तो कल एक टेस्ट रख लें जो हो गया है, फिर इंशाल्लाह ये बाकी जो 1-2 क्वेश्चंस हैं ये फिर मैं खुद बताऊंगा कि कैसे कैसे अपने साथ साथ करना है। तो फिलहाल जो हो गया है आपने कल भी होपफुली रिवाइज किया है, आज जरा और फाइनल करना है। तो कोई टेस्ट इसका यहाँ तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ इसका बोरिंग कॉस्ट का कह रहा हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि कोई और भी टॉपिक पिछले मिलाने साथ हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढिएगा जरा, इतना इसी इसी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वर्ड्स कुछ आएंगे ऐसे जो अभी हमने फर्दर पढ़ने आगे आगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपने नाम सुना तो होगा, लेकिन मैंने उसे फर्दर भी एक्सप्लेन करना है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी शायद नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन आप बाकी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे। तो इनको भी लेकिन आज करने की बजाय आप रिवाइज करें सारी चीजें, खासतौर पर जो बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन हुए हैं उनकी बेस पर फिर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है सर। तो मीन वाइल आप जिस तरह करें, पेज नंबर 232 पे है। तो बोरिंग कॉस्ट में अब कोई फर्दर कोई ऐसी चीज नहीं है जो नया कॉन्सेप्ट हो। क्वेश्चन इंशाल्लाह पे साथ साथ जब नए टॉपिक्स आएंगे तो दोबारा करते रहेंगे। एक नई डिस्कशन जरा साथ बीच में आप स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 232। अब चैलेंज बेटा यही है कि जब हम एक इंडिविजुअल टॉपिक करते हैं ना, तो होपफुली अगर आप साथ साथ कर रहे हैं फिर तो इशू नहीं है, लेकिन जब चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो फिर देन पिछली चीज़ों को रिवाइज कैसे रखना है, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं डेली बेसिस पे वो जरूर करना है आपने, वरना फिर वो यूजलेस हो जाएगी बातें। ठीक है, तो आइए जरा एक नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करना हमने। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, IAS 8 लिखा हूँ। इकट्ठे हैं सर, पेन हाथ में रख लें। एक इनिशियली जरा शायद हमें ये फर्स्ट पेज जरा थ्रेटिकली थोड़ा सा पढ़ना है, और काइंडली प्लीज साथ वाले को इग्नोर कर दें, वो यहीं पे है। इंशाल्लाह वापसी पे भी यहीं होगा इंशाल्लाह। कल तो ऐसे ही था, उससे पहले भी ऐसे ही था,
आज भी रब पे भरोसा रखें, साथ वाला बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक रहेगा अगर रब की मर्जी हुई तो पेन हाथ में रखें, एक एक लफ्ज गौर से सुनिएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज हाईलाइट करने के बाद जो हेडिंग बनी हुई है उसमें 3 चीजें डिस्कस होनी है। पेज नंबर 232 नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग में मेन। दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है चेंज इन एस्टिमेट्स, और नंबर 3 एरर्स। अगर एस्टिमेट चेंज हो जाए, एरर हो जाए, कैसे काउंटिंग होती है, पॉलिसी चेंज हो जाए तो इनमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो 3 चीजें उसमें आ जाए। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड लिखा हुआ है। स्टार्ट। एक इनिशियल छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा मिसअप पड़ेगा। दीज आर प्रिंसिपल्स, rules and regulations adopted by management in preparing and presenting the financial statements. दोबारा पढ़ें। These are rules, principles, regulations which are adopted by management in preparing and presenting financial statements। बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है। आप अगर किसी कंपनी के सीएफओ है फॉर एग्जांपल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी है, फाइनल करनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अडॉप्ट करेंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको एज अ सीएफओ कहां से पता चलेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में इस्तेमाल होने हैं? सेकंड लाइन अंडरलाइन करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से आपको पता चलेगा कि किस चीज की अकाउंटिंग करते हुए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मसलन इन्वेंट्रीज हैं आपके पास, बिजनेस में स्टॉक बच गया, तो अब इन्वेंट्रीज को कैसे मेजर करना है? आप स्टैंडर्ड खोलेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड खोल लेंगे आप? IS2 खोल लेंगे, बचपन जहन में लाएं। वहां से इंशाल्लाह क्या लिखा नजर आएगा? इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट है ना, कहाँ लिखा नजर आया? तो ये रूल कहाँ लिखा नजर आया? तो ये रूल अकाउंटिंग पॉलिसी है। फिर देन लोअर ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट पर रुक जाए। कॉस्ट कैलकुलेट करने के कौन कौन से फॉर्मूलाज अलाउड है? FIFO भी अलाउड है, ये भी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ। अगली लाइन में आते थर्ड एग्जांपल ऑफ IFRS व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। और उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, एक तो मैंने IS2 बताया। फिर इस तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कोई आइटम है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, आप IS16 खोल लेंगे। उसमें इंशाल्लाह क्या लिखा नजर आएगा कि इनिशियली एसेट को कॉस्ट में मेजर किया जाता है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के 2 मॉडल्स हैं। कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। कॉस्ट मॉडल अगर है तो कोई रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है फिर सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होगा, लॉस का क्या होगा, फिर सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में कैसे जाएगा, ये सब कुछ कहाँ से लिखा नजर आएगा? तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टैंडर्ड में डिफाइंड है, और इन्हीं को अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। एक IS23 जहन में लाए। अभी पढ़ा IS23? कौन सा IS23? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अनलेस इट रिलेट्स टू अ क्वालिफाइंग एसेट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी में कोई बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है और उसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन ले लिए गए हैं, तो अब आपके जहन में आएगा कि IS23 की एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो उस स्टैंडर्ड को खोल के पता चलेगा कि स्पेसिफिक बोरिंग्स भी होती हैं, जर्नल भी होती हैं। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट अप्लाई करनी है तो इंटरेस्ट इनकम ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करनी है, और अगर जर्नल बोरिंग्स है तो एक्सपेंडिचर ढूंढने हैं। तो ये सब कुछ कहाँ है? ये जो सब कुछ हम बोल रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये स्टैंडर्ड्स में लिखा है। तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो अडॉप्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। इनको फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज बोला। तो एक दफा जरा पहली तीनों लाइनें खुद से जरा दोबारा पढ़ लें।
सिर्फ फर्स्ट 3 लाइन तक रहेगा फ्रेंडली, आगे मैं खुद बताता हूँ। कोई कंफ्यूजन? देन सर जी अब IAS 8 हमने पढ़ना शुरू किया आज। तो IAS 8 क्या कहता है? अब फर्स्ट बुलेट पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड बाय अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। आई होप ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर चीज आपकी है, आप उस चीज से रिलेटेड स्टैंडर्ड खोलें और जो स्टैंडर्ड में लिखा है उसकी बेस पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज की अगर आपने कॉस्ट मेजर करनी है तो या क्या यूज कर लें या क्या यूज कर लें, या FIFO या वेटेड एवरेज, दोनों चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो आप स्टैंडर्ड के मुताबिक कर सकते हैं। एक जमाने में एक और भी कॉन्सेप्ट होता था LIFO, लेकिन वो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टैंडर्ड में अलाउड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी अगर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है तो जिस हेड से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उस हेड से रिलेटेड स्टैंडर्ड को लेंगे और स्टैंडर्ड में जो लिखा होगा उसकी बेस पे आप अकाउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करें। तो व्हाट द IAS 8 से पहली लाइन दोबारा पढ़ें कि पॉलिसीज कहाँ से देख के सिलेक्ट होनी है? स्टैंडर्ड्स को देख के सिलेक्ट होनी है। IFRS मीन्स तो वैसे है पता, एक दफा दोबारा लिख लें कहीं जरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पढ़े स्टैंडर्ड्स की बुक पढ़ी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है तो आप कहां से सिलेक्ट करेंगे? देखें स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। नंबर 2, देन IAS 8 सेज अगर एक दफा एक पॉलिसी सिलेक्ट कर ली है तो फिर उस पॉलिसी को आपने कंसिस्टेंटली यूज करना है टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ द फिगर्स। नंबर 1, पॉलिसी कहां से देख के बनानी है? स्टैंडर्ड से। लेकिन एक दफा अगर एक पॉलिसी बना ली है तो फिर आइडियली क्या करना है, उसी पॉलिसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली यूज करना है ताकि आपकी फिगर्स कंपेरेबल रहें। इसका क्या मतलब है? एक सेकंड बोर्ड पर देखिए। कंपेरेबल का वैसे मीनिंग, कंपेरेटिव का भी वर्ड सुना हमने, कंपेरेटिव फिगर्स वर्ड सुना कभी? क्या मतलब होता है कंपेरेटिव फिगर्स? सर जी इसका जवाब तो बनता है सर, कंपेरेटिव फिगर्स का क्या मीनिंग है सर? पिछले एक साल की फिगर्स भी बतानी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं विद कंपेरेटिव, तो 2020 के साथ साथ आप 19 भी प्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर मैं कहूँ 18 विद कंपेरेटिव बनाएं, 18 के साथ साथ पिछला एक साल 17 डिस्क्लोज करेंगे, 15 विद कंपेरेटिव 14 भी डिस्क्लोज करेंगे। उसका मकसद क्या है? एक सेकंड के लिए, एक सेकंड जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएं। आपने लिखी सेल्स, सपोज 2020 में सेल की फिगर है 50 मिलियन। बताएं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही? नहीं अब मतलब सेल्स के मुताबिक कंपनी की सेल्स कैसी रही? एक तो डेफिनेटली ये है ना कंपनी का प्रॉफिट आ गया, लेकिन मैं जस्ट अगर सेल्स के एंगल से पूछूं कंपनी की बताएं सेल कैसी है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है 50 मिलियन ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 2019 में ये सेल 500 मिलियन थी, नहीं अब इससे क्या हुआ अचानक, हमें डिसीजन लेने में आसानी। उस फिगर ने बताया कि ठीक ठाक डिक्लाइन है, तो सिर्फ ये नहीं कि 50 मिलियन एज कम्पेयर विद 500 मिलियन, तो अब हमें पता चला कि परफॉर्मेंस खराब हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट ईयर सेल्स थी 200 मिलियन, सॉरी या 20 मिलियन चलो, तो क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है? तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए कंपैरेटिव फिगर्स दी जाती है। अब जरा आप IAS 2 ज़हन में लाएं जरा, इन्वेंट्रीज, क्या FIFO और वेटेड एवरेज का फाइनली आंसर सेम आता है? अगर फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक है और इस 1000 यूनिट्स को अगर आप FIFO से मेजर करें बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इन्हीं 1000 यूनिट्स को अगर आप वेटेड एवरेज से मेजर करें तो क्या आंसर सेम आता है? आंसर सेम नहीं आता। ये दो अलग-अलग असम्पशंस की बेस पे वर्किंग है, दोनों अलाउड है, गलत वाली बात कोई नहीं है, लेकिन आंसर सेम नहीं होगा।
अब फॉर एग्जांपल 2019 में आपने फाइफो की बेस पे अपने स्टॉक की वैल्यूएशन की थी, क्या ये अलाउड था? आपने फाइफो यूज किया। अगर अगले साल मैं वेटेड एवरेज यूज कर लूं तो क्या ये अलाउड है? अलाउड है, गलत वाली बात नहीं है, ये भी अलाउड है। लेकिन अब इससे होगा क्या? कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो इससे क्या होगा? अब दोनों फॉर्मूले डिफरेंट अजम्पशन पे होने से हमारी ये फिगर्स कंपेरेबल नहीं रहेगी। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर 19 में कुछ और है, 20 में कुछ और हो जाएंगी, तो शेयर होल्डर्स इन फिगर्स को कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में नहीं। Therefore, what the standard IAS 8 says, आप जरा पढ़ें सेकंड लाइन दोबारा। लेकिन ये प्लीज क्लियर रखें, ये गलत है। ये गलत ऐसा इसलिए नहीं कि IAS 2 में दोनों अलाउ किए हैं, लेकिन ये किस वजह से गलत है, इससे क्या गलत हो जाएगा, ये समझने की जरूरत है। तो एज पर IAS 8 सेकंड लाइन, once a policy is selected, it should be applied consistently, क्यों? to achieve the, ताकि फिगर्स आपस में फिर कंपेरेबल है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने 19 में फाइफो यूज किया था तो फिर 20 में भी क्या यूज होना चाहिए? और अगर फॉर एग्जांपल आप वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं तो फिर हमेशा वेटेड एवरेज ही होना चाहिए। एक दफा देख के फैसला कर लें स्टैंडर्ड खोल के कि आपने क्या फॉलो करना है, और जो चीज आप फॉलो करना शुरू हो गए हैं फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहें और शेयर होल्डर्स डिसीजन मेकिंग कर सकें। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यहां तक का टैक्स क्या है जो ऊपर हमने थोड़ा सा पढ़ा? अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? सॉरी थोड़ी जरा बोरियत सी होगी, आधा घंटा जरा हमें शायद बगैर किसी फिगर्स के वर्किंग करनी, लेकिन आई होप कि आप लोग लॉ में भी ऐसे ही पढ़ते होंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस को द मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट हो सके। हमें कैसे पता चलेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ से देख के लिखनी है? हमें स्टैंडर्ड ने कहा कि स्टैंडर्ड खोल के देख लो, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स में हमने कुछ ना कुछ पॉलिसीज पढ़ ली है। IAS 2 में कुछ पढ़ ली है, रिवैल्यूएशन कुछ सोच ली है, और IAS 23 में पढ़ ली है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि पॉलिसी स्टैंडर्ड देख के बनाए और फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर ली जी मिस्टर हमजा। बहुत अरसे बाद एक नया टॉपिक अब आ गया, तो ये भी कहीं उसी की नजर ना हो जाए कि इंशाल्लाह अगला सही तरह पढ़ूंगा। इंशाल्लाह ये वाला अब सही तरह ही शुरू करें। देन सर अभी हमने ये पढ़ा कि अगर एक दफा एक पॉलिसी सिलेक्ट कर ली है तो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, ऐसे ही पढ़ा। लेकिन अगली ही लाइन अगर देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी क्या पढ़ा कि अगर एक पॉलिसी बना ली है तो फिर उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। लेकिन नेक्स्ट लाइन आ गई है कि पॉलिसी चेंज भी की जा सकती है, लेकिन सिर्फ 2 सिचुएशंस में। उन सिचुएशंस को पढ़ने पर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या मतलब वो स्टोरी। जहां तक ये क्लियर है, प्लीज लेट मी स्टार्ट वंस अगेन। पहली बात क्या की मैंने, पॉलिसी अगर अडॉप्ट कर ली है तो आइडियली अब उसको चेंज नहीं करना, उसी को अप्लाई करते रहना। लेकिन मेरी स्टेटमेंट की एक एक्सेप्शन ये है कि पॉलिसी बदली जा सकती है, लेकिन सिर्फ कब बदली जा सकती है? जब ये 2 सिचुएशंस आ जाए। अब ये थोड़ी सी बात में रख के पढ़ना चाहता हूँ। एंटिटी शैल चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ नंबर 1 चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS। इसको फिर हम शॉर्ट वर्ड्स में इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बदल गया और हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो कंपलसरी चेंज। अब हमारे पास चॉइस खत्म हो जाएगी, किसने कहा है चेंज कर दें। अगर स्टैंडर्ड ने ही कहा है चेंज कर दें, मसलन हमने स्टैंडर्ड खोला था और स्टैंडर्ड में एक पॉलिसी लिखी हुई थी, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद वो स्टैंडर्ड ही बदल गया और उस स्टैंडर्ड में से निकल ही गया जो हम यूज कर रहे थे, तब क्या करें? हमें मजबूरन चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बदल गया। तो इस तरह की चेंज जो मजबूरन करनी पड़ेगी, हम इसे क्या कह सकते हैं? कंपल्सरी चेंज करना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए 2 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। IAS 2 की भी बात हो रही थी, तकरीबन आज से आप कह लें
20 ईयर्स अगो, जब आप बहुत मासूम शायद होंगी, तो उस जमाने में भी IS2 था। उस जमाने में IS2 में FIFO वेटेड एवरेज के साथ साथ, मैंने एक लफ्ज थोड़ी देर पहले बोला था, एक LIFO भी होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता था। तो क्योंकि ये अलाउड होता था तो कुछ कंपनीज ने LIFO को सिलेक्ट कर लिया होगा। क्यों कर लिया होगा? फिर अब वो कंपनीज जिन्होंने LIFO सिलेक्ट किया हुआ था, जब स्टैंडर्ड ही बदल गया तो उन्हें कंपल्सरीली या तो LIFO से FIFO पे आना पड़ा होगा या वेटेड एवरेज पे आना पड़ा होगा। ये जो उन्हें अब स्टैंडर्ड बदलने की वजह से आना पड़ रहा है, इट इज अ कंपल्सरी चेंज। तो क्या ऐसे हो सकता है? एक और एग्जांपल IS23 जहन में लाएं। IS23 की इस वक्त रिक्वायरमेंट ये है कि बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अनलेस इट रिलेट्स टू अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर आपका क्वालिफाइंग एसेट है और उससे रिलेटेड कोई बोरिंग कॉस्ट है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने उसे कैपिटलाइज करना ही करना है। लेकिन ये भी मेरा ख्याल आज से 20 अराउंड साल पहले की बात है कि उस 2002 या 3 से पहले स्टैंडर्ड में ये होता था कि अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो चाहे तो कैपिटलाइज करना और चाहे इवन इन दैट केस एक्सपेंस आउट करना। इस वक्त सिचुएशन क्या है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट है फिर चॉइस कोई नहीं है, फिर बोरिंग कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना ही करना है। डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक लोन है तो वैसे करना है और अगर जर्नल है तो अकॉर्डिंगली करना है। लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना ही होना है। लेकिन इट वाज अ चॉइस बिफोर द चेंज इन स्टैंडर्ड अराउंड 20 ईयर्स अगो कि आप क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइजेशन कर भी सकते थे और अगर नहीं करना चाहें तो चाहे ना करें। तो वो कंपनीज जो इस चॉइस को यूज करके बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रही थी और सब्सिक्वेंटली स्टैंडर्ड बदल गया कि आप कैपिटलाइजेशन करनी ही है, उन्हें भी कंपलसरी तौर पे एक्सपेंस आउट को छोड़ के कैपिटलाइजेशन की तरफ आना क्यों पड़ा होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट। तो अगर स्टैंडर्ड बदल जाए और आपने स्टैंडर्ड को बेस बना के कोई पॉलिसी सिलेक्ट की हो तो आपको फिर कंपलसरी शिफ्ट होना पड़ता है, तो उस केस में मजबूरन पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है। आइडियल क्या है, दोबारा ऊपर वापस जाए, कि पॉलिसी को चेंज ना करें, लेकिन समटाइम्स क्यों करनी पड़ सकती है कि स्टैंडर्ड बदल सकता है। तो सेंस समझ आ गई इसकी। लेकिन एक सिचुएशन और है, आगे आने और बी बने। एक और सिचुएशन में भी पॉलिसी चेंज की जा सकती है, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन है? मैनेजमेंट फील्स दैट, पहले पूरा पढ़ने में that change results in financial statements providing more relevant and reliable information। इसको फिर वॉलंटरी चेंज क्यों कहेंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड ने नहीं कहा, मैनेजमेंट अगर फील करे कि पॉलिसी चेंज करने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट और रिलायबल हो जाएंगी, तो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से भी पॉलिसी बदल सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए एक सेकंड बोर्ड पे देखें। देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग होंडा लिमिटेड में CFO हैं, क्या करे भाई, लेकिन अब काम भी करना है। CFO क्या करेगा? आगे भी चलो, CFO भाई, CFO क्या करेगा? CFO कुछ इस तरह के काम करेगा। लेट्स अज्यूम होंडा लिमिटेड में CFO साहब ने इन्वेंट्रीज को मैयर करने के लिए FIFO सिलेक्ट किया हुआ था, अलाउड है सर। लेकिन सपोज होंडा लिमिटेड के अलावा कार इंडस्ट्रीज में जितनी और कंपनीज हैं, होंडा लिमिटेड के अलावा जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, बाकी सारी कंपनीज हैं इसी कार इंडस्ट्री में, और कंपनीज भी होंडा के अलावा, उन्होंने सपोज वेटेड एवरेज यूज किया हुआ, तो बताएं आपने एज अ CFO गलत किया हुआ? क्या उन्होंने गलत किया हुआ है? तो किसी ने भी गलत नहीं किया हुआ। बोथ मेथड्स आर अलाउड। हमने FIFO, बाकी ने सपोज वेटेड एवरेज, तो किसी का भी गलत नहीं है। लेकिन सपोज हमारी मैनेजमेंट ने, होंडा लिमिटेड के CFO साहब ने ये डिसाइड किया कि अगर हम भी वेटेड एवरेज पे आ जाए तो उससे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाकी कार इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ कंपेरेबल हो जाएंगे। इसको अगर एज इट इज लिया जाए तो हमारा कॉस्ट फार्मूला डिफरेंट है
उनका डिफरेंट है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट होने की वजह से कंपेरेबल नहीं है। ये सेंटेंस क्लियर है मेरा? कंपेरेबल इस वक्त नहीं। तो सपोज सीएफओ साहब ने डिसाइड किया कि हम भी फाइफो से शिफ्ट कर लेते हैं वेटेड एवरेज पे, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स हमारी परफॉर्मेंस को बाकी कंपनीज की परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा बेहतर कंपेयर करके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करके डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो क्या ये स्टैंडर्ड ने कहा है, हमने अपनी चॉइस से किया? लेकिन हमारी इस चॉइस की वजह क्या है? अपने वर्ड्स पढ़े थे, बुक में पढ़े थे आपने। मोर रेलिवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन हो जाए, शेयर होल्डर्स को जरा ज्यादा हेल्प हो जाए, वो कंपेयर कर सकें। अच्छा, अभी ये बात नहीं हो रही कि पॉलिसी चेंज करनी कैसे है, अभी बात सिर्फ ये हो रही है कि पॉलिसी चेंज किन सिचुएशंस में की जा सकती है। अब पॉलिसी चेंज इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपेरेबल रहेंगी, अब पेंशन हाउस की दीजिएगा, और हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर लोगों के साथ भी कंपेरेबल होगी। तो कहीं इस वक्त एक जंप ना लगाइएगा कि पॉलिसी चेंज करनी कैसे। इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिसी चेंज करनी किस किस वक्त है, फिर वो करनी कैसे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है। तो किन दो सिचुएशंस में पॉलिसी चेंज की जा सकती है, बल्कि शायद ये कहना चाहिए फर्स्ट सिचुएशन में तो पॉलिसी चेंज करनी मजबूरी है, लेकिन सेकंड सिचुएशन कौन सी है जिसमें पॉलिसी बदली जा सकती है? मैनेजमेंट फील्स, पूरे वर्ड पढ़ेगा, मैनेजमेंट फील दैट मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस का ये है कि ये नहीं कि अपना दिल नहीं कर रहा, फाइफो मुश्किल लग रहा है, डेबिलिश कर लेते हैं, वो फार्मूला एक्सेल में आ जाता है। ये नहीं कि ऐसे अचानक ख्याल आया, ख्वाब कोई आया कि अगर वो करेंगे तो लगता है प्रॉफिट ज्यादा लग रहे हैं, इस तरह की बहस नहीं है। क्या जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिजल्ट इनटू मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो अगर मैनेजमेंट ये समझे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा रेलिवेंट रिलायबल हो सकते हैं तो पॉलिसी चेंज की जा सकती है। एनी कंफ्यूजन फाइनली? बाकी डेफिनेटली मैं आज से और एग्जांपल्स की तरफ भी आता हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि होंडा वाली समझ आ गई एग्जांपल? क्या एग्जांपल है? हम क्या कर रहे थे? फाइफो यूज कर रहे थे, बाकी लोग तो गलत कौन कर रहा था? फिर हमने वेटेड एवरेज क्यों अडॉप्ट किया? ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बाकी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ कंपेरेबल। ठीक है, आ जाओ वापस। ये एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये वाला चला देता हूं, लेकिन टेम्परेचर टेम्परेचर 24 ही ठीक है, मैं थोड़ी के लिए चला लेंगे। देन सर जी, और आगे चलने से पहले अब हमें 4 टर्म्स नीचे आ रही हैं, उन टर्म्स को जरा पहले समझ। नंबर 1, एक वर्ड लिखा हुआ, पहले 4 वर्ड्स बोलूंगा मैं। प्रोस्पेक्टिव चेंज, आगे बोलें क्या लिखा? रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, आगे ट्रांजिशनल प्रोविजन, इन इम्प्रैक्टिकल। सबसे पहले आ रहे प्रोस्पेक्टिव चेंज। प्रोस्पेक्टिव चेंज का मीनिंग होता है, पहले इंग्लिश में देखिए, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन करंट एंड फ्यूचर पीरियड एंड नो इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन प्रीवियस पीरियड्स। मतलब बेटा इसका ये है कि सपोज आप 2019 में और आप कोई ट्रीटमेंट चेंज करना चाह रहे हैं। अब वो क्यों करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह दोबारा सारी बहस में इकट्ठी करता हूँ। 2019 में है और आप कोई ट्रीटमेंट बदलना चाह रहे हैं। अगर आप पर्सपेक्टिवली बदलना चाह रहे हैं तो इसका मीनिंग फिर ये होगा कि आप जो चेंज लाएंगे वो 2019 में आएगा और 2019 से ऑनवर्ड्स 2020 में आएगा, 2021 में आएगा। पिछले सारे सालों को जब से कंपनी स्टार्ट हुई है आप अगर इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ करंट ईयर और ऑनवर्ड ईयर्स में चेंज कर रहे हैं तो इस चेंज को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव चेंज। कब से लेके कब तक के साल इग्नोर कर रहे हैं आप? तो से इग्नोर कर रहे हैं। बिजनेस जब से शुरू हुआ, लेट्स अज्यूम बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1990 और हम 2019 में हैं, तो 1990 से लेके 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हो गया है बस वो हो गया है
और अगर हम 19 और ऑनवर्ड्स चेंज कर रहे हैं तो दिस चेंज इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव चेंज। इस तरह के चेंज का आपको पहले भी थोड़ा सा अंदाजा है। डेप्रिसिएशन जहन बनाया था, कभी आपने सुना है कि यूजफुल लाइफ चेंज हो रहा है? वैसे तो इंटरेस्ट सबका एग्जाम था, लेकिन जितनी की मैं बात करूंगा शायद कभी गलती से सुन ली हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहले एस्टिमेट ये था कि एक मशीनरी की लाइफ 10 ईयर्स है, लेकिन 2 साल बाद हमारा अंदाजा ये है कि नहीं 10 ईयर्स तो ज्यादा है, इसने मैक्सिमम 5 साल और चलना है। तो जो पिछले 2 साल गुजर गए होंगे उनमें हमने 10 ईयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी। और अगर अब एस्टिमेट चेंज हो रहा है लाइफ का, तो पिछले सालों में हम डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करेंगे, ऑनवर्ड ईयर्स में हम 5 ईयर्स की बेस पे बस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो क्या ये प्रोस्पेक्टिव चेंज कहलाएगा या रेट्रोस्पेक्टिव कहलाएगा? प्रोस्पेक्टिव मींस क्या, दोबारा पढ़ें। किन सालों को अगर इग्नोर कर दिया जाए चेंज करते हुए और सिर्फ किन सालों को कंसिडर किया जाए तो वो प्रोस्पेक्टिव चेंज कहलाता है। पिछले सालों को इग्नोर करके अगर सिर्फ करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में चेंज का इफेक्ट दिया जाएगा तो उसको प्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं। एक दो लफ्ज बोल देंगे, मुझे लगा फंसा ही हुआ। 3 दफा बोल देंगे जल्दी। लेकिन बेटा चेंज का एक और तरीका ये होता है, चेंज का एक तरीका ये होता है कि रादर देन प्रोस्पेक्टिव चेंज किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली। उसका मीनिंग क्या होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज, एक वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव, तो उसका मीनिंग आगे पढ़ेंगे। इज अप्लाइड इन करंट, फ्यूचर एज वेल एज इन ऑल प्रीवियस पीरियड्स, ब्रैकेट में लिखें, स्टार्टिंग फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। ऑल प्रीवियस पीरियड्स के बाद लिखें स्टार्टिंग फ्रॉम incorporation of business. It means अगर आप 19 में चेंज कर रहे हैं, 2019 में कुछ चेंज ला रहे हैं और ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली लानी है, तो 19 और 20 और ऑनवर्ड ईयर्स में तो ये चेंज आएगी आएगी, लेकिन पिछले सारे साल जो गुजर चुके हैं 1990 से लेके 2018 तक, अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल, इनमें भी चेंज करना है। कैसे करना है? इंशाल्लाह वो बड़े आराम से हो जाना है। आप प्लीज पहले वर्ड्स को बस हजम कर लें। पर्सपेक्टिव चेंज क्या होती है? पिछले सालों में जो हो गया उसे इग्नोर कर दें, ऑनवर्ड ईयर्स में वर्किंग करें, करंट ईयर ऑनवर्ड ईयर्स में सोचें। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो करंट और ऑनवर्ड ईयर्स के साथ साथ पिछले सारे साल, और सारे साल कहां से लेके आइडियली जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से लेके और जब पिछला साल गुजर चुका है वहां तक भी उस चेंज की बेस पे चेंजेस करें। कैसे करें? इंशाल्लाह वो क्वेश्चन। अब ये वर्ड्स क्लियर है, आगे पढ़े। एक वर्ड होता है ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजंस, स्टोरी पढ़ने जरा दिख रहे हैं इंग्लिश में। Sometimes if there is a change in an accounting policy in a standard, standard itself explains how to change the policy, means accounting treatment of change is given in a relevant standard। मतलब बेटा इसका ये है, एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखो, क्या पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है अगर स्टैंडर्ड बदल जाए? चेंज इन पॉलिसी में जाए ऊपर अपने बुक में जरा, और ए जेन में लाए जरा। क्या कभी हो सकता है कि स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए? स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको IAS 2 की एग्जांपल दी थी, IAS 2 सॉरी, IAS 2 में मैंने आपसे कहा था कि कुछ अर्सा पहले लाइफो भी अलाउड था, फिर लाइफ अलाउड नहीं रहा, स्टैंडर्ड में आ गया कि सिर्फ फाइफो और वेटेड अभी यूज हो सकता है, तो स्टैंडर्ड चेंज होंगे। अब स्टैंडर्ड्स बनाने वालों को भी पता है कि हो सकता है कुछ कंपनीज पहले लाइफो यूज कर रही हों, तो अगर स्टैंडर्ड बनाने वाले इस चेंज के साथ साथ बता दें कि लाइफो अलाउड नहीं है, और इस चेंज के साथ साथ ये भी बता दें कि दिस चेंज is to be
applied, for example retrospective. कौन क्या बता रहा है? स्टैंडर्ड वालों ने, बनाने वालों ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाने वालों, पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स मिलकर जो बैठे उन्होंने फैसला किया लाइफ गलत है, अडॉप्ट नहीं होना चाहिए, इसमें वो ड्रॉबैक है, वो है, वो है, वो है, लाइफ अलाउड नहीं। और साथ ही अगर वो ये भी बता दें उसी स्टैंडर्ड में लिख के कि अब इस चेंज को जो कंपनीज पहले यूज कर रही थी और अब उन्होंने कंपल्सरी तौर पर फाइफो या वेटेड एवरेज बनाना है, वो इस लाइफो से इधर कैसे आएंगी, प्रोस्पेक्टिवली आएंगी या रेट्रोस्पेक्टिवली आएंगी, अगर वो खुद ही बता दें, कौन, स्टैंडर्ड बनाने वाले खुद ही बता दें, उसी स्टैंडर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिख के फिर वो बताते हैं और उस पैराग्राफ की फिर वो हेडिंग रखते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। ठहरी मैं थोड़े से रबड़ और लगा लूं। क्या चेंज आया? शॉर्ट क्वेश्चन से आंसर देना। IS2 में क्या कुछ चेंज आया? क्या चेंज आया? लाइफो खत्म हो, ये चेंज आया। अब वो लोग या वो कंपनीज जो लाइफो यूज कर रही होंगी, क्या उन्हें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। अब अगर वो खुद बता दें, चेंज लाने वाले ये बता दें कि चेंज लानी कैसे, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिवली लानी है या रेट्रोस्पेक्टिवली लानी है, और उन्होंने सपोज लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज लानी है, तो स्टैंडर्ड में जिस जगह वो ये लिख रहे होंगे कि ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली लानी है, अंग्रेजी में लिख के बताएंगे, उस पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे वो? ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन से फिर मुराद क्या है कि चेंज की अकाउंटिंग करनी कैसे है, ये स्टैंडर्ड में अगर बताया हुआ है तो जिस पैराग्राफ में बताया हुआ है उस पैराग्राफ का नाम क्या होता है? ट्रांजिशनल प्रोविजन। मसलन मैं कभी आपके सामने कहूं कि यार ट्रांजिशनल प्रोविजन स्टैंडर्ड में गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा कि स्टैंडर्ड ने ये तो बता दिया कि तब्दीली लानी क्या है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों ने ये नहीं बताया कि कैसे लानी है। और अगर मैं कहूं कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल है तो इसका मतलब कि चेंज कैसे करनी है उसका तरीका स्टैंडर्ड वालों ने बता दिया है। यहां तक जरा ध्यान में रख के बातें जरा दोबारा अंग्रेजी में पढ़ें। Sometimes if there is a change in accounting policy in an accounting standard itself explain how to change the policy. ब्रैकेट से अंडरलाइन करके देखें, मेरे ख्याल ब्रैकेट से बात कर ली। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इज गिवन इन द, जो स्टैंडर्ड बदला अगर उसी स्टैंडर्ड में ये भी बताया हुआ है कि चेंजेस करनी कैसे हैं, तो फिर जिस पैराग्राफ में वो लिख के बताते हैं करनी कैसे है, उस पैराग्राफ की हेडिंग क्या बनाई जाती है? ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अब इन वर्ड्स के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशनल वैसे तो अगर सोचा जाए तो आपको पता नहीं है ट्रांजिशन का मीनिंग पता होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन, लेकिन रहने दी स्टोरी को। ट्रांजिशनल प्रोविजन सिंपली मींस कि ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इज गिवन इन द स्टैंडर्ड। मैं अगर कहूँ ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड तो बदल गया है, लेकिन इस चेंज को अकाउंट फॉर कैसे करना है ये स्टैंडर्ड वालों ने नहीं बताया। और अगर मैं कहूँ ट्रांजिशनल प्रोविजन गिवन है तो इसका मतलब कि करना कैसे है ये भी उन्होंने बता दिया, ये भी उन्होंने बता दिया कि चेंज क्या है। और अगर वो ये भी बता दें इस चेंज को अकाउंटिंग या इस चेंज को अकाउंट फॉर कैसे करना है, तो कैसे अकाउंट फॉर करना है इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल प्रोविजन। हजम है? पढ़ने कोई कंफ्यूजन है बताएं जी फ्रेंड्स। रिप्लेस, रिप्लेस क्या नहीं, कहाँ पे नहीं, रिप्लेस तो वर्ड होता है मेरा ख्याल है एक पुरानी चीज की जगह नई चीज आ जाना। ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी, मतलब इधर से उधर जाना है, मतलब ट्रांजिशन। कुछ इस एग्जांपल सोच रहा हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे में शब्द ऐसे महसूस होते हैं कि हम सुन सुन के शायद यूज हो जाते हैं। ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन आई कैप नहीं, लेकिन इस दफा दी नहीं है वैसे। समटाइम्स क्या होता है जब आई कैप अपनी पॉलिसी बदलता है तो पुराने लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स देता था कि अपने ये पुराने पेपर्स जो हैं वो इन अटेम्प्ट्स में क्लियर कर रहे हैं, वरना आप भी नई पॉलिसी में आ जाएंगे। तो वो जो साल अलाउ किया, 2 साल अलाउ, उसे शायद मेरा ख्याल है ट्रांजिशनल पीरियड कहते थे। तो इस सेंस में कुछ है वर्ड, लेकिन अब यहाँ वैसे फिट तो हो सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ट्रांजिशनल प्रोविजन इज अ नेम ऑफ अ पैराग्राफ। प्रोविजंस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैराग्राफ इन विच हाउ टू अप्लाई द चेंज इज गिवन। और अगर वो नहीं है
तो फिर क्या करना है वो अपना बात है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड बदल जाए और उसी स्टैंडर्ड में ये भी बता दिया जाए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे चेंज करना है, तो जिस पैराग्राफ में लिख के बताया जाता है उस पैराग्राफ को ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इस तरह सिंपली है कि अगर स्टैंडर्ड को जा सके, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स हैं, तो स्टैंडर्ड जब एंड हुआ, फॉर एग्जांपल आखिरी पेज आया स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में अगर कुछ चेंज थी तो उन्होंने एंड में एक हेडिंग बना देते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन, उसके अंदर भी लिखा होता है कि ये चेंज अप्लाई कैसे करना है। तो मतलब किस पैराग्राफ में नजर आएगा कि चेंज अप्लाई कैसे करनी है, तो उस पैराग्राफ की हेडिंग है ट्रांजिशन। ठीक है, आई होप कि काफी ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गई। ये कुछ क्लियर है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये आप मेरे सामने हजरात बैठे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी? देन उसके बाद सर एक वर्ड आ गया है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल पढ़ेंगे, मीन्स नॉट पॉसिबल टू अप्लाई आफ्टर मेकिंग रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। 12 पढ़ेंगे। एक चीज को हम अकाउंटेंट्स इम्प्रैक्टिकेबल उस वक्त समझते हैं जब, पढ़ के देखना यार, ये तो ट्रांसलेट करना है, जब सारी रीजनेबल एफर्ट्स करने के बाद पता चले कि हम नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, वापस थोड़ा सा ऊपर जाए रेट्रोस्पेक्टिव की तरफ। मैंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव मींस होता है कि करंट ईयर में भी चेंज लाए, आगे बोले प्रायर ईयर में भी, फ्यूचर ईयर में भी चेंज लाए, और पिछले सारे साल कब से चेंज करें। लेकिन सर जी शायद आपने लॉ वगैरह में सुना हो, शायद टैक्स में पढ़ा, कंपनीज के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि बस उन्होंने पिछले 10 साल तक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पिछले 10, अगर उसी एग्जांपल में मैं रहूं, हम 19 में थे और हम रेट्रोस्पेक्टिवली अगर चेंज करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल टैक्स में शायद 5 साल है जिस तरह की स्टोरी है, पर इसमें हमें नहीं जाना। हम अगर 19 में हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज मींस 19 ऑनवर्ड्स तो है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स भी सारे एडजस्ट होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम जब से बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो आइडियली रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग तो ये होता है, लेकिन लेट्स रीम पिछले 5 या 10 साल का से पहले का आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो जो पुराने रिकॉर्ड जो अवेलेबल ही नहीं है उनको ठीक करना अब हमारे लिए इम्प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकेबल है या इम्प्रैक्टिकेबल है? तो फिर क्या करेंगे, जिन सालों को चेंज करना प्रैक्टिकेबल है बस उन सालों में चेंज करना, और जिन सालों को चेंज करना इम्प्रैक्टिकेबल हो गया उसको फिर चेंज नहीं कर सकेंगे। एक और एग्जांपल इस तरह से हो सकती है, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड अवेलेबल है, उससे पुराना खुदा ना खास्ता कोई स्टोर रूम में आग लगने से जाया हो गया, तो अब आखिरी मेरे वर्ड सुने दोबारा, जिन सालों में, जिन पिछले सालों में चेंज करना पॉसिबल होगा उनमें कर लेंगे, और जिनमें इम्प्रैक्टिकेबल होगा फिर मजबूरन उनको छोड़ देंगे। सही मीनिंग क्या है रेट्रोस्पेक्टिव का? करंट ईयर में भी चेंज, ऑनवर्ड ईयर्स में भी चेंज, और पिछले सारे सालों में चेंज। लेकिन अगर पिछले सारे सालों में चेंज लाना किसी वजह से इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है तो वहां से चेंज लाएंगे जहां से चेंज लाना प्रैक्टिकेबल होगा। कुछ वर्ड हजम हो रहे? प्रैक्टिकेबल मींस जहां से पॉसिबल है, और इम्प्रैक्टिकेबल मींस जहां से पॉसिबल नहीं। लेकिन अगले वर्ड्स पढ़े, आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट। ये नहीं कर रहा, ये नहीं है कि दिल नहीं कर रहा तो इम्प्रैक्टिकेबल है। आज मैं नहीं उठना चाहता तो क्लास लेना इम्प्रैक्टिकेबल, ऐसी कोई बात नहीं। आपने अलार्म लगाया, बल्कि सॉरी अलार्म से पहले रात को टाइम पे सोए, 8 घंटे जेन में रख के कि 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, अलार्म भी लगाया, नीयत भी पूरी सही थी, फिर भी खुदा न खास्ता ना उठ सके तो शायद ये इम्प्रैक्टिकेबल हो सकता है। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं किया और मैं उठना चाहता ही नहीं हूं तो ये इम्प्रैक्टिकेबल नहीं। पढ़ाई कभी इम्प्रैक्टिकेबल हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल। बात आगे बढ़ाते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस 4 पॉइंट्स? यहां तक रिवाइज करें जल्द से।
पेज नंबर क्या था? 252 230। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा जी स्टैंडर्ड आप एंजॉय करेंगे और अकाउंटिंग आपकी यकीनन ठीक ठाक इंप्रूव हो सकती है। खेल वही डेबिट क्रेडिट का है, लेकिन पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड हो जी। डेयर अब आज लास्ट हेडिंग, चलो आगे लास्ट हेडिंग पढ़े इस पेज। हाउ टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब फाइनली बात यहां तक आ गई है कि अगर बल्कि रिवाइज कर लेता हूं, ऊपर वापस है, पॉलिसी का पता कहां से चलना है कि लिखी कहां है? स्टैंडर्ड से। और एक दफा अगर एक पॉलिसी बना ली है तो उसे फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। लेकिन क्या इसमें चेंज आ सकता है? यस। नंबर वन, का स्टैंडर्ड्स में चेंज आ जाए, स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए या वॉलंटरी चेंज आ जाए, मैनेजमेंट फील करे कि ये चेंज जरूरी है। अगला सवाल फिर ये है कि अगर स्टैंडर्ड बदल जाने की वजह से या मैनेजमेंट की अपनी चॉइस की वजह से पॉलिसी चेंज हो रही है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना? तो उसके लिए क्या हेडिंग बनी हुई है? हाउ टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन पॉलिसी। तो इसके लिए पहले जरा ये वर्ड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी एक जगह भी आपके पास है पेज के नीचे, तो इसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी डायग्राम फॉर्म में भी बना लेते हैं। पहले जरा पढ़ें जरा क्या लिखा। इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस, हो सकता सर, ये हो सकता है। तो अगर चेंज रिक्वायर्ड हो बाय आईएफआरएस, ये मैं साथ साथ जो लिख रहा हूँ अभी ना लिखें, पहले पूरा पढ़ लें, मैं इसकी साथ साथ डायग्राम बना दूँ। Then use transitional provisions if available। रुक जाए यहाँ। अगर स्टैंडर्ड बदला है, स्टैंडर्ड में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हुआ, तो पहले क्या ढूंढें कि क्या स्टैंडर्ड बदलने के बाद स्टैंडर्ड में ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं। अगर आपका जवाब है यस अवेलेबल है तो अंडरस्टूड बात है, फिर क्या करें? फिर अकॉर्डिंगली दैट पैराग्राफ के मुताबिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन अगर वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है, स्टैंडर्ड बदल गया, लेकिन स्टैंडर्ड बदलने के बाद ये नहीं बताया गया कि प्रोस्पेक्टिवली चेंज करें, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करें, तो आगे बढ़े। अदरवाइज अप्लाई द चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ? अगर स्टैंडर्ड में चेंज आया, चेंज बाय स्टैंडर्ड, तो पहले क्या ढूंढना है? ट्रांजिशनल प्रोविजंस। उसमें प्रोस्पेक्टिव लिखा हो तो प्रोस्पेक्टिव करें, रेट्रोस्पेक्टिवली लिखा हो रेट्रोस्पेक्टिवली करें। पहले ढूंढने क्या? पहले ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढे, अगर ना मिले तो देन फिर क्या करें? ना मिले तो फिर हमेशा पॉलिसी चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली करें। पहले क्या ढूंढे और उसमें प्रोस्पेक्टिव लिखा तो प्रोस्पेक्टिव करें, रेट्रोस्पेक्टिव लिखा वो करें, जो लिखा वो करें। लेकिन अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस है ही नहीं, स्टैंडर्ड बदल गया लेकिन ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है, फिर पॉलिसी हमेशा कैसे चेंज होगी? रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन आगे भी वर्ड्स पढ़ें, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। अगर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना प्रैक्टिकेबल ही ना हो, फिर क्या करें? आगे पढ़ें। इफ इट इज impracticable to apply retrospectively, then apply the change from the date it is। आइडियली क्या करें? फिर वहां से चेंज करें जब से बिजनेस शुरू हुआ है। लेकिन अगर वहां से चेंज नहीं ला सकते आप, तो फिर कहां से चेंज लाएं? जहां से ला सकते हैं, जहां तक पिछले सालों में जा सकते हैं वो जरूर जाए। सारे पिछले सालों में अगर नहीं जा सकते वो ठीक है, लेकिन जहां तक जा सकते हैं वो जरूर करें। इसकी शॉर्ट सी समरी क्या है? अगर स्टैंडर्ड बदला है तो पहले क्या ढूंढें? अगर मिल जाए तो ओके, और अगर ना मिले तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली करें, अनलेस वो इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? पहले दूसरा भी पढ़ लें। इफ इट इज अ वॉलंटरी चेंज मींस मैनेजमेंट अपनी चॉइस से पॉलिसी चेंज की है, तो क्या फिर उस वक्त कोई सवाल पैदा हो सकता है कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस हो? कंसंट्रेट सर जी, इस तरह नहीं बात बननी है। सर ना करें, सर ना करें, कंसंट्रेशन का काम है सर। अगर वॉलंटरी चेंज है तो उसका मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट ने अपनी चॉइस से पॉलिसी बदली है, तो उस केस में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ट्रांजिशनल प्रोविजन गिवन इन द स्टैंडर्ड। ट्रांजिशनल प्रोविजंस कब होंगी?
जब स्टैंडर्ड बनाने वालों ने स्टैंडर्ड बदला होगा। अब अगर स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कुछ नहीं किया, हमने अपनी चॉइस से को पॉलिसी को चेंज करना चाहा है, तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस कभी भी नहीं होंगी। हमेशा वॉलंटरी चेंज कैसे होगी? रेट्रोस्पेक्टिवली, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो वॉलंटरी चेंज हमेशा कैसे होती है सर? ये हमेशा कैसे होती है सर? इसमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये स्टैंडर्ड ने चेंज की नहीं है, ये तो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से चेंज की है। हाँ, डेफिनेटली रेट्रोस्पेक्टिवली अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो फिर हम जहां से प्रैक्टिकेबल होगा वहां से अप्लाई करेंगे। इन अदर वर्ड्स, फाइनली इन अदर वर्ड्स, बिफोर यू स्टार्ट टू राइट, पॉलिसी चेंज अगर हुई है बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड, तो पहले ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढें, मिल जाए ओके अप्लाई करें, नहीं है तो रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, और वॉलंटरी चेंज अगर है तो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली ही करेंगे। शॉर्ट वर्ड्स में लिख लेना चाहिए। सर उबैद कितने मिनट हो गए हैं सर? क्या ढूंढ रहे हैं? पहले बातें कर रहे थे, अब मोबाइल शुरू हो गया है। नहीं, वो तो मुझे पता है, मेरे अलावा तो बात सुनते ही किसी की नहीं है, लेकिन इस वक्त तो मोबाइल पे भी मिशन ऑन है, मुझे भी शेयर करना। नहीं, मैं इस वक्त बेला हूँ ना, मैं 2-4 मैसेज मुझे भेज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दीजिएगा, और अगर नोट कर लें तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। बाकी डेफिनेटली अभी आगे आगे नहीं, जहां तक पढ़ा है हमने उसी की हद तक रही है। बाकी इंशाल्लाह जो आप सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह वो भी आ रहा है। ये सभी थोड़ी थोड़ी अब शुरू होने लगी। R2 में जो है वो तो स्टैंडर्ड्स अलाउड है। FAR2 में तो रीजनल स्टैंडर्ड्स साथ लेके जाना अलाउड है यार। रीजनल स्टैंडर्ड तो नीचे साहब बैठे हैं निशान, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ पड़े नीचे? चलो आप रिजाना बैठ दो। ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं अभी बुक दिखाता हूँ आपको, 3-4 वॉल्यूम्स हैं, वो एग्जाम हॉल में ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके जाने अलाउड हैं, लेकिन FA2 में आप लोगों के लिए अभी तक नहीं है, बाकी अल्लाह करे कोई। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी फिर जो स्टोरीज आ रही हैं इन्हें भी फिर याद करना पड़ना है। लेकिन इस वक्त पहला मिशन ये नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए जहन में, क्योंकि डेफिनेशंस पूछना कोई ज़्यादा प्रैक्टिकेबल सिचुएशन नहीं है, लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल भी नहीं है। अब ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स पता नहीं आपको अलाउड होते हैं नहीं। ये असल में जो स्टैंडर्ड है ये FA2 से आया है, आपको थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होगा तो। लेकिन अब इसमें अभी ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स आपको अलाउड नहीं है, लेकिन कोई इतने इतने इशू वाली बात नहीं। इसको रट्टा भी लगाना अगर है तो कैसे लगाना वो डिस्कस कर लेंगे। सर ही सब कुछ मिलता है टाइम से, लेकिन अगर पहले पढ़ के गए हो, अगर पहली दफा किताब वहां जाकर खोली जाए तो उससे कुछ भी नहीं होता। ये मेरा ख्याल अब्दुल्ला दोबारा भी एक नंबर शेयर हुआ था, अब्दुल्ला अशरफ साहब, एक नंबर उसके बाद दोबारा कल शेयर किया था उसने। मेरा ख्याल कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे बाद में, तो पहले मेरे ख्याल शायद उसने नंबर ठीक नहीं था, लेकिन दोबारा उसी वक्त उसने शेयर किया था। तो मैं दोबारा कह देता हूँ, मुझे 5 मिनट तक दोबारा छोटा शॉर्ट वर्ड्स में याद करवा दीजिए। मेरा ख्याल है बस एक दफा पीछे मुड़ के देख लें जो आ रहा है आपके सामने। सारे लोग आज जैसा घड़ी पूछे मुड़ के देखते हैं, तो एक भाई आ रहे हैं जरा कुछ लेके, तो जरा बस इनको जरा देखें। और इनको उठाना इशू नहीं, इनको पढ़ना भी उससे पड़ता है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो यूं करके, वो जो क्या से कहते हैं, मैग्नीफायर शायद होता है, तो उसमें जितना बारीक लिखा हुआ है वो भी बच्चों के सामने जरा पढ़े ना, ताकि इन्हें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन महसूस हो रही। लेकिन डेफिनेटली ये सारे स्टैंडर्ड अभी आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ अभी हैं, कुछ FA2 में है, और डेफिनेटली मेजोरिटी स्टैंडर्ड्स पे फाइनल है। लेकिन असल गेम ये, तो अब ये देख लें और उसके बाद फौरन 1 मिनट की आंखें बंद करके अपनी हरकतें भी सोच लें। वो बनती नहीं है, असूलन वो बनती नहीं, बल्कि ये अब बात हुई है ना, 2-3 और वो भी आ रहे हैं। मैं भी सोचा था कम है। नहीं, अभी आपने नहीं लेके जाने, आपने FA2 में पहले आना। नहीं, बहरहाल ये परेशान ना होइए कि वो 2, लेकिन वो 3 थे शायद, जैसे में 5 ही हैं, तो छोटे 2 इसके ऊपर नीचे वाले नहीं, नहीं, नहीं।
ऊपर वाले 2 उठा दो। ये 5 छोटे हैं या वो 3 है मेरा ख्याल, ये पुराने और नए कुछ है। बहरहाल ये बस आपको थोड़ा सा संजीदा करने की एक नाकाम कोशिश है। वापस इधर आ, इसका कुछ भी नहीं करना इसको। ये सामने बेटा जरूरत पड़ेगी, बच्चे जरा जो सामने फिजिकली बैठे हैं ये परेशान हो गए, तो आपको रहने देता हूँ दिखाने की। आप समझे वैसे एक अजीब सी बात करो हमेशा करो। पूरा पेज जरा रिवाइज करना है, आगे चल। ये जरा वो कल वाला जो नंबर शेयर किया था 12:30 वाला दोबारा कर दो कल क्लास में। सच्ची सिचुएशन बस इतनी की संजीदा है। देखिए सम अगर हो सकता है मेरी आपको बात से मेरी बातों से आपको महसूस होता हो कि शायद अगर पढ़ना है तो खाना पीना भी छोड़ना है, वो भी ऐसी बात नहीं है सर। सिर्फ आपको डेली बेसिस बल्कि आपको अपनी आदत का हिस्सा बनाना है पढ़ाई, सिंपल इज दैट। अगर किसी खुदा ना खासा नहीं पढ़ सके तो आपको महसूस होना चाहिए कि समथिंग इज मिसिंग, बट ये रिक्वायर्ड। जिस समय फॉर एग्जांपल किसी ने अगर सिग्नल ना आ रहे हो, नहीं बिल्कुल ऑनेस्ट एक कंपैरिजन के लिए कर रहा हूँ, बाकी ठीक है, तो आपको महसूस होता है कि एवरीथिंग इज मिसिंग। तो एवरीथिंग तो नहीं मैं कहता, लेकिन समथिंग इज एटलीस्ट मिसिंग। अगर पढ़ाई नहीं की तो कम से कम ये जरूर जहन में आना चाहिए कि यार आज सही नहीं है, मतलब मजा नहीं आया, रात को सोते हुए कुछ कमी महसूस होनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो 4-4 महीने ये एहसास नहीं होता। तो ये चीज डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे तो इतना भी इश्यू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुछ सब्जेक्ट्स पास किए हैं, ये नहीं कि आपने खाना पीना छोड़ दिया था, रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मजबूरी है एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है सर, तो काइंडली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम अभी है, एक नजर रिवाइज कर लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ऐसी लग रहा बड़ी मुश्किल सी बात है, इंशाल्लाह बड़ी आसान सी निकल आएंगे। प्लीज सर रिवाइज द फर्स्ट पेज। जैसा मैंने बार बार आपके सामने चंद बातें बोली हैं, इनको अपने जहन में सही सेट करें, मैंने बार बार आपसे पूछी। पॉलिसीज कहाँ से देख के पता चलती हैं? एक दफा सिलेक्शन कर लिया तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। क्या चेंज भी किया जा सकता है? कब कब? अगर स्टैंडर्ड चेंज हो जाए या मैनेजमेंट फील करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रेलिवेंट रिलायबल हो जाए, देन फिर पॉलिसी चेंज कैसे करें? एंड में आ रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड बदला है तो पहले ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढने, मिल जाए ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली पॉलिसी चेंज करें। और सेकंड, अगर खुद पॉलिसी चेंज कर रहे हैं फिर तो वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली ही होगी। अब नेक्स्ट पेज का चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जांपल, और बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड चीजें सर। ड्यूरिंग 2003, शायद मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी थी, a revised IFRS on borrowing cost was published. The company had previously been expensing borrowing cost as a period cost, but the revised IFRS required that all borrowing cost be capitalized to the related asset. क्या की बजाय क्या होने लगा है? कंपनी क्या कर रही थी और अब क्या करना है? इन दो लाइनों को अंडरलाइन करना है। आप मेरे कोई अकाउंटिंग एंट्री सजेस्ट कर देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं? शॉर्ट वर्ड्स में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, ठीक है। क्या कम करके क्या बढ़ाना चाहते हैं, चलिए ये बताओ। एक्सपेंस क्रेडिट करके, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट करके एसेट में डेबिट करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं। एक्सपेंस डाउट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, ऐसी तो क्या डबल एंट्री बनी? एसेट डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस एसेट डेबिट एंड इंटरेस्ट क्रेडिट। एक छोटी सी एंट्री साथ
इंटरेस्ट एक्सपेंस। बल्कि शायद ये मेरे वर्ड सही नहीं थे कि हम नहीं करना चाहते, क्या हमें करवाया जा रहा है। स्टैंडर्ड बदल रहा है, हम खुद करना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या चाहता है, क्या कम करके क्या बढ़ा दे। इंटरेस्ट एक्सपेंस कम करके उसे एसेट की कॉस्ट मिले। आगे चलें। बोरिंग कॉस्ट फॉर ऑल इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट। क्वालिफाइंग एसेट। The revised IFRS provided transitional provisions that allowed the company to capitalize the cost from the years beginning on or after 2004 or before this date if preferred। अपनी जरा इंग्लिश का टेस्ट लेंगे। ये थर्ड लाइन के एंड से फोर्थ लाइन के एंड तक दोबारा पढ़ के अपने ज़हन में ट्रांसलेशन करने में एक्सप्लेन करता हूँ। अपने ज़हन में प्लीज ट्रांसलेशन करने की कोशिश जरूर करें। पढ़ लिए सर? क्या ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल है? मेरा ख्याल है ट्रांजिशनल प्रोविजंस में एक चॉइस दी, इफ प्रेफर्ड। और चॉइस को जरा मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है वो चॉइस ये कहती है कि चाहे तो प्रोस्पेक्टिवली करना ऑन और आफ्टर, और चाहे तो प्रोस्पेक्टिवली की बजाय रेट्रोस्पेक्टिव करना। पढ़े दोबारा फोर्थ लाइन। जिसको प्रेफर करना है कर लें, या ऑनवर्ड्स कर लें, या पिछले सालों में भी कर लें बिफोर दिस डेट। तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली दोनों की चॉइस गिवन है ट्रांजिशनल प्रोविजन में? क्लियर है वर्ड्स? कोई कंफ्यूजन? अगला सेंटेंस पढ़िए। कंपनी ने क्या अडॉप्ट किया? एंटिटी chose to capitalize the borrowing cost from the। तो फाइनली हमने उन ट्रांजिशनल प्रोविजंस में से क्या सिलेक्ट कर लिया, प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली? लिखे रेट्रोस्पेक्टिवली। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सारे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट सेंटेंस। प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अगर प्लांट बंद नहीं, ये नहीं, ये क्लियर नहीं, ये ना कीजिएगा, ये ना। चलो अच्छा ही होगा, बात कर दी बीच में। ये स्टोरी देख के बताएं, क्या 2003 में प्लांट बनना शुरू हुआ? ये नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो तो नीचे लिखा हुआ ना, वो नीचे पढ़ रहे हैं आप। यहाँ अभी ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि प्लांट बन रहा है या नहीं। ऑब्वियसली अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है तो तभी होनी है अगर क्वालिफाइंग एसेट होगा। क्या ये हो सकता था कि पिछले सालों में प्लांट बन के कंप्लीट हो गया और पुराने स्टैंडर्ड की बेस पे हमने बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया था, और कंप्लीट होने के बाद हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी शुरू कर दी थी, और सब्सिक्वेंटली स्टैंडर्ड बदल गया, और वो स्टैंडर्ड बदल के कहता है कि नहीं, बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करना है, कैपिटलाइज करना है। और हम अगर रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाहते हैं तो हम पिछले सालों में जाके बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी करेंगे, उन सालों में जिन सालों में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और फिर जब वो अवेलेबल फॉर यूज हुआ होगा तो शायद डेप्रिसिएशन के डिसीजन भी हम लेंगे कि अगर आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे तो प्लांट की एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और क्या फिर जितने से आप बढ़ाएंगे उस पर डेप्रिसिएशन के डिसीजन भी लेंगे। अगर फर्ज करें तो 1990 में एसेट कंप्लीट हो गया था और 10 साल यूज भी हो गए, और हम बोरिंग कॉस्ट को उस वक्त एक्सपेंस आउट कर गए थे,
तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो अब 2003 में स्टैंडर्ड बदल गया और हम रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाह रहे हैं, तो ऐसे परेशान ना होइएगा, लेकिन बात क्लियर रखिएगा करके रहे हैं। लॉजिकली भले क्लियर करना इशू नहीं है, वो 1 मिनट का काम है। अगर 2003 में भी स्टैंडर्ड बदल गया, तब हमें क्या करना है, वो साल जिन सालों में एसेट बन रहा था उन सालों की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने से उसकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। फिर जितने साल पीछे गुजर गए हैं उन सालों की फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी डेफिनेटली करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये लास्ट लाइन क्या कहती है कि अगर ये प्लांट अभी बना नहीं है, अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ, तो लग रहा है कि एसेट बन रहा था, हम एक्सपेंस आउट कर रहे थे और इसी दौरान में स्टैंडर्ड बदल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। मींस टू से बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन एसेट अगर अवेलेबल फॉर यूज नहीं था तो डेप्रिसिएशन के मसाइल अभी नहीं। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन के मसाइल आ भी सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? अगर ये पिछले सालों में अवेलेबल फॉर यूज हो गया था तो डेप्रिसिएशन तो स्टार्ट हो गई होगी। तो अगर गलत अमाउंट पे सो कॉल्ड स्टैंडर्ड बदल जाने के बाद अगर अमाउंट गलत थी तो डेप्रिसिएशन भी गलत थी, उससे भी ठीक होना। लेकिन फिलहाल इनिशियली इस एग्जांपल में भी डेप्रिसिएशन का इशू नहीं। ये क्लियर है मेरे सारे वर्ड्स? सॉरी मैंने देख के तो उधर बताया है, लेकिन होपफुली मेरी आवाज हर जगह गई है। कोई क्वेश्चन किसी का? अगली लाइन पर, इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। किन सालों की इंफॉर्मेशन दी हुई है? 1 2 3 पिछले सालों। ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, इंटरेस्ट एक्सपेंस। न्यू पॉलिसी में जीरो क्यों हो गया? 2001 का कितना इंटरेस्ट था जो फिर अब इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं रहा? 15,000, फिर 12 17,000 और 9,000। तो ये जीरो क्यों हो गया? एक्सपेंस क्रेडिट होके एसेट ने डेबिट होना, एक बेसिक सी एंट्री ध्यान रखिए। और आगे चलें। द फॉलोइंग ड्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर adjusting for the change in accounting policy. Draft statement of comprehensive income. Draft means क्या होता है? Not final, unadjusted भी ठीक है। वैसे अनएडजस्टेड देखिए, अगर मैं कहूं आपके सामने ड्राफ्ट और उसमें चेंज ही कोई ना हो तो फिर वही फाइनल हो जाएगी। लेकिन अगर ड्राफ्ट में कोई एडजस्टमेंट है तो फिर ड्राफ्ट अनएडजस्टेड हो जाएगा और फिर एडजस्टेड आप बनाएंगे। ठीक है, तो ड्राफ्ट मींस फाइनल नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट निकल आई तो इसको एडजस्ट करने की भी जरूरत है। अनएडजस्टेड भी ठीक है वैसे। तो ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। हम किस साल में इस सारी स्टोरी में ऊपर से लिंक करें सारी स्टोरी, हम किस साल में लग रहे हैं? 2003 में लग रहे हैं। 2003 का हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक ड्राफ्ट गिवन है, लेकिन लग रहा है कंपैरेटिव गिवन है। हम किस साल में हैं और साथ साथ किस साल का डेटा भी दिया हुआ है, 2002 का भी दिया हुआ है। किस फिगर की इंफॉर्मेशन दी हुई है? सीधा ही प्रॉफिट बताया हुआ है। क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसिडर हो जाता है? सर जी हो जाता है। क्या ये जो ड्राफ्ट्स हैं ये बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग पॉलिसी चेंज है? सर जी बिफोर है सर। ऊपर वाले टेबल में जाएं, 2003 का इंटरेस्ट ढूंढ के बताएं कितना है? 9,000 है। 3 का यकीन मान मेरा भाई, टेबल देख तो सही। नहीं, इंटरेस्ट 2003 का क्या है? 3,000 नहीं 9,000। क्या ये 9,000 रुपया आपको 4,55,000 में से लेस हुआ नजर आ रहा है? तो हमें क्या पता क्या नजर आ रहा है? हमें सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज व्हाट इज 450,000 455,000 ये क्या है? तो क्या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट लेस किया गया होगा? क्या ये चेंज से पहले की स्टेटमेंट्स हैं? तो क्या चेंज हमें लाना है? 2002 में है। इस 380 में से कितना लेस हुआ होगा? सर ये 380 में से कितना लेस हो गया होगा सर? 17,000 लेस हुआ होगा। होना चाहिए था? यस होना चाहिए था। लेकिन क्या अब लेस रहना चाहिए? अब नहीं क्यों रहना चाहिए? क्यों?
अब स्टैंडर्ड बदल गया हुआ, हमें चेंज करना है। ये आगे चले, थोड़ा सा आगे चले, फिर मैं वो भी ढूंढ के दिखाता हूँ इंशाल्लाह कि ये 15,000 कहाँ है। देन उसके बाद फिर रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये फिगर्स लिखी हुई हैं। ये क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? नहीं वो अनएडजस्टेड छोड़ो, मतलब व्हाट इज द मीनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? रिटेन्ड अर्निंग्स सिंपल इज दैट। सारे रिटेन्ड अर्निंग लफ्ज सुना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एक्यूमुलेटेड छोड़। ये 5 लाख रुपया जो सामने लिखा हुआ है 2003 में, पूरी स्टोरी देख के इसकी कोई डेट बोल रहे, ये किस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस है? 1 जनवरी 2003। ये 120 को सर्कल लगाएं, ये 120,000 क्या है? ये 120,000 क्या है? 2002 की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर है। इसकी डेट बताएं सही। 1 जनवरी 2002 लिखें डेट, और गेम इज ऑन। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप एक सेकंड के लिए भी इधर उधर सोचें। 1 जनवरी 2002 डन है सर। पहले ये स्टेटमेंट जरा फाइनल कर लें, उसने ये बनाई कैसे सवाल बनाने वाला। 380,000 क्या है? 2002 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, 2002 का प्रॉफिट। 120 क्या है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, और 5 लाख क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 2002। कोई इलॉजिकल बात लग रहा है? डिविडेंड्स नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई कॉलम ध्यान में लाएं जरा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, 4 चीजें तरतीब से बोल दें कम से कम। ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट लेस डिविडेंड्स माइनस इज इक्वल टू क्लोजिंग। डेफिनेटली बोनस शेयर्स, ट्रांसफर, सब कुछ है, लेकिन कम से कम 4 दोबारा बोल दें। अब उसने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली डिफरेंट रखी हुई है, उसमें इशू नहीं है। हम अगर स्टेटमेंट बनाते हैं तो शायद हम ओपनिंग पहले लिखते 120, फिर प्रॉफिट ऐड करते 380 और क्लोजिंग बना लेते 5 लाख। 2003 में हम कैसे लिखते हैं? क्या जो 5 लाख है 2002 का, वो 2003 में ओपनिंग बनेगा, फिर उसमें क्या ऐड हुआ? 455 ऐड हुआ प्रॉफिट, और फाइनली कितना क्लोजिंग आ गया? 955,000। एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? अब एक सेकंड के लिए 1,20,000 को आप भी सर्कल लगा लें। लगाया हुआ सर्कल? नहीं, इसको इसको जरा करनी, गौर से सुने मेरी बात। ये जो 1,20,000 है, ये 1 जनवरी 2002 का ब्रॉट डाउन है, लेकिन क्या ये 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी है? तो इस 120,000 को अगर हम गौर से देखें तो क्या इस 120,000 में आपको 2001 तक के प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं? 1,20,000 किस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है? 2001 ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस है। क्या 2001 तक के प्रॉफिट्स का इफेक्ट इसके अंदर आ रहा होगा? कब से लेके आ रहा होगा? नहीं सर, 1 जनवरी से नहीं आ रहा होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्या ये जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेके 2001 तक के प्रॉफिट्स का इफेक्ट इसके अंदर शामिल है? कब तक है? कब तक है? 2001 तक है, लेकिन कब से? क्या ये 2001 का प्रॉफिट है या 2001 तक का प्रॉफिट है? कब से? जब से बिजनेस बना होगा वहां से लेके 2001 तक के प्रॉफिट्स का इफेक्ट इस 1,20,000 के अंदर शामिल होगा। एक सेकंड के लिए जरा 5 लाख पे आएगा, इसके सामने इधर 5 लाख, ये कब तक का है? नहीं ठीक है, ओपनिंग डेट बोलनी है, क्लोजिंग बोलनी है, सही, बस डेट बोल दे। 5 लाख कब तक का प्रॉफिट है? 2002 के एंड कर लें या 3 का स्टार्ट कर लें? कब से लेके है? जब से बिजनेस शुरू हुआ, तो वहां से लेके 2002 तक का। और अगर मैं 955 देखूंगा और से, तो बिजनेस स्टार्ट होने से लेके 2003 तक का इफेक्ट 9,55,000। तो दोबारा चलेंगे 120,000 पे।
ये कब से लेके कब तक है? बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा वहां से लेके 2001 के एंड तक का प्रॉफिट का इफेक्ट इस 1,20,000 में शामिल है। अब ऊपर वाले टेबल में जाएं, 15,000 रुपया ढूंढें, किस साल का इंटरेस्ट है ये, लेकिन क्या इस इंटरेस्ट का इफेक्ट जिस भी प्रॉफिट में आ रहा होगा उस प्रॉफिट का इफेक्ट 1,20,000 में नजर आना शुरू हो गया सर? एक चीज भी नजर नहीं आ रही, मैं भी लगाऊं। $1,20,000 में कब तक के प्रॉफिट्स आ रहे हैं? एक बार कहानी रिपीट करना। और क्या देयरफॉर इस 1,20,000 के प्रॉफिट फॉर द ईयर जो उसमें आ रहा होगा, 2001 का प्रॉफिट उसमें जो आ रहा होगा 120 में, यहाँ तक ठीक है, उस प्रॉफिट में 15,000 वाला इंटरेस्ट लेस हुआ होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें अगर 2000 का भी कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया होता तो 19 का भी दिया होता, 18 का भी दिया, 98 का भी सॉरी दिया होता, इन अदर वर्ड्स 2001 से पहले भी अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस होता तो क्या वो भी 1,20,000 में आ रहा होता? कब से लेके? तो इन अदर वर्ड्स, अब मेरे वर्ड्स फाइनली गौर से सुने, 2003 की करेक्शन 2003 में हो जाएगी, 2002 की करेक्शन 2002 में होगी। क्या मैं पिछले सालों में जा रहा हूँ? क्या मैं पिछले सालों में जा रहा हूँ? पिछले सालों में क्यों जा रहा हूँ? रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहा हूँ। तो 3 की करेक्शन 3 में, 2 की करेक्शन, और 2002 से पहले की जितनी करेक्शंस होंगी वो 1,20,000 में हो सकती, जिसमें कब तक के प्रॉफिट्स आ रहे हैं? 2001 तक के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। 3 की करेक्शंस 3 में, 2 की करेक्शंस 2 में, और 2 से पिछली पिछली जितनी करेक्शंस हैं वो 1,20,000 में हो सकती हैं, चाहे 2001 से रिलेटेड हो, तो 1999 से रिलेटेड हो, 2000 से रिलेटेड हो, 2001 से लेकर पीछे तक जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है जितनी करेक्शंस हैं वो 1,20,000 की इस रिटेन्ड अर्निंग्स में की जा सकती है। तो अगर पिछले सालों को एडजस्ट करना हो तो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। अगर फॉर एग्जांपल हमने प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी होती, और से सुनिएगा मेरे वर्ड्स, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? तो मैं 2002 इग्नोर करता और पिछले सारे साल इग्नोर करता, सिर्फ 2003 में करेक्शन करता, और नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट करने की बजाय कैपिटलाइज ही करता। ये नहीं कि पहले एक्सपेंस आउट करता और बाद में ठीक करता। जो अभी अगले साल है उनमें हम करेंगे ही वो जो होना चाहिए, दैट इज कैपिटलाइजेशन। लेकिन पिछले सालों में अगर हो चुका है तो उसकी फिर करेक्शन करनी पड़ेगी। मैंने बहरहाल प्रोस्पेक्टिवली समझाया जरूर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हमने प्रोस्पेक्टिव करना है या रेट्रोस्पेक्टिव? कुछ क्लियर है सर? नहीं, अब फाइनली क्या डिसाइड हो गया है? मर्जी में से फाइनल मर्जी क्या बन गई हुई है कि हमने इसे रेट्रोस्पेक्टिवली करना। इंशाल्लाह आप कल काफी इंजॉय करेंगे। घर के लिए क्या है? नहीं, बहुत कुछ है सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, कल इस तरह करें, टेस्ट जरा लंबा सा ले लेते हैं, तो क्लास से पहले आपके पास टाइम होता है, जिसके पास नहीं होता वो नहीं, अदरवाइज निकाल लेगा। तो वो जिस टाइम आप फारिग बैठे होते हैं इधर उधर 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 क्लास और दरमियान में, तो 9:30 बजे टाइम रख लें। नहीं, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आफ्टर द क्लास दे दीजिएगा, दैट इज नॉट एन इशू। तो मेरा ख्याल है कि 9:30 to 1.5 घंटा रख लें, आराम से बैठ के टेस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन आपकी चॉइस में पिछले 3-4 मिनट। तो 9:30 टाइम है, दिन का अगर कोई, हाँ सिर्फ बोरिंग कॉस्ट है, बाकी किसी का क्रैश आ रहा हो, लेकिन आपने आंसर शीट उसी तरह देनी है जिस तरह मुझे पहले दी थी। पहले दी नहीं वैसे मुझे? अल्लाह हाफिज जी। ग्रुप में बेटा उसी टाइम शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर 10 पे फ्री होंगे तो 10 पे दे दीजिए, घंटे का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज।